गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग अतीत में दबे पांव पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 39 का जो अंतिम पैराग्राफ है वहाँ तक पढ़ा था। तो चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट देखने को मिलता है वह किनका था? वह कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होते हैं। याद करिए, हम लोग जब बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जो रचना हम लोगों ने पढ़ी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें भी हम लोगों ने वर्ग विभाजन को पढ़ा कि समाज में वर्ग होते हैं। तो उस समय भी वर्ग थे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? अवश्य रहा होगा। कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री से नहीं बने होंगे कि 5000 साल टिक सके। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा समाज है वह उच्च वर्गों के साथ तो खड़ा होता है, परंतु निम्न वर्ग का हमेशा शोषण करता है। उस समय भी अवश्य होता होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं होता होगा। जब आज हम इतने साधन संपन्न हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हमारे देश में संविधान है, कानून है, फिर भी हमारे यहाँ निम्न वर्ग के साथ दोयम दर्जे का जो व्यवहार होता है, तो अभी जब इतना, इस आधुनिक समय में जब इतना हो रहा है, तो सोचिए उस समय तो राजा रजवाड़े होते थे, उस समय उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो उनके घर निम्न कोटि के बने हुए होंगे, जिसके कारण वह समय की मार को नहीं झेल सके होंगे और 5000 साल तक टिके नहीं रहे होंगे। वे समूल रूप से नष्ट हुए होंगे, उनके अवशेष भी हमें प्राप्त नहीं होते। किंतु जो उच्च वर्ग के घर थे वे बड़े ही अच्छे सामग्री से, पक्की ईंटों से बने हुए थे, जिसके कारण उनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। एक अंदाजा और भी लगाया जाता है कि जो हिस्सा जहाँ पर यह मोहनजोदड़ो है, वहाँ एक हिस्से पर ही खुदाई हो पाई है और बाकी हिस्सों पे खुदाई हो नहीं पाई है, जिसके चलते बाकी के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते। अब वह भी बंद हो चुकी है, अब खुदाई बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ एक महाकुंड प्राप्त हुआ है, जो क्या है, साबूत मिला है, यानी वह ठीक ठाक मिला है महाकुंड। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, उस महाकुंड के दाईं तरफ एक गली है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सयास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैव मार्ग रखा है। माना जाता है उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी सामूहिक स्नान की व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे आप देखिएगा महाकुंभ के समय, कुंभ के समय या फिर पूर्णिमा के समय लोग गंगा स्नान करते हैं, वह भी एक सामूहिक स्नान का ही रूप है, वह भी सामूहिक स्नान ही है, जब सारे लोग मिलकर गंगा स्नान करते हैं। तो ये सामूहिक स्नान उस समय भी अवश्य रहा होगा। उस महाकुंड को देखकर हमें ये लेखक अंदाजा लगा रहे हैं कि अनुष्ठानों के समय क्या किया जाता होगा, लोग सामूहिक स्नान करते होंगे। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, यानी काफी बड़ा है। गहराई उसकी 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। सोचिए उस समय भी कुंडों को ऐसा बनाया गया था कि उसमें सीढ़ियां, पक्की सीढ़ियां बनी हुई थी, कुंड के उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता, यानी ऐसी व्यवस्था करके वह स्नान घर बनाए गए थे कि किसी का दरवाजा दूसरे स्नान घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता था।
सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। मैंने पहले ही कहा कि इस कुंड का निर्माण में जो सीढ़ियां बनी थी और पूरा कुंड बना हुआ था पक्की ईंटों से बना हुआ था। क्यों? कुंड का पानी रिस ना सके, यानी कुंड जो बना हुआ था स्नान करने के लिए, उससे पानी रिस कर बह ना जाए या भूमि में ना समा जाए, और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ था। नहीं सोचिए उस समय भी, अभी हम लोग जो घर बनाते हैं देखिएगा प्लास्टर करते हैं ताकि बाहर से वह और भीतर से दोनों तरफ से मजबूत रहे, बाहर से पानी वगैरह भीतर ना आ सके, जब बरसात हो तो दीवारें क्या हो, रिस ना सके। तो आज हम लोग जो व्यवस्था करते थे 5000 साल से भी अधिक साल पहले यह व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। उस समय चूने पत्थर से चूने का गारा बनाकर, चिरोरी का गारा बनाकर उनको दीवारों को ये मजबूत बनाया जाता था ताकि बाहर भी पानी रिस ना सके और बाहर का गंदा पानी रिस कर कुंड में ना आ सके। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवारें खड़ी की गई हैं। इसमें सफेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है कि कुंड के पास ही एक कुआं है जो पक्की ईंटों का बना है, तो वह भी अनुष्ठानों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता होगा। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इसकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों की बनी है और ईंटों से ढकी भी है। आज के हम लोग आधुनिक समाज में जब हम अपने शहर को देखते हैं, अपने गांव की गलियों को देखते हैं और उसमें जो नालियां बनी होती हैं वह भी आप लोग क्या देखते हैं। अब मैं सबकी बात नहीं, क्योंकि हमारा देश 130 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा जनसंख्या का देश है, तो सारे जगह ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों की बात लेकर हम सारे लोगों को नहीं कह सकते। तो आज भी हमें नालियां खुली देखने को मिलती हैं, उसमें गंदगी भरी होती है, बहुत जगह तो नालियां साफ नहीं होती हैं जिसके चलते वो बजबजाती रहती हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बीमारियां फैलने का डर होता है, कई जगह तो बीमारियां फैल भी जाती हैं। तो उस समय भी लोग, यानी आज से 5000 साल पहले भी जो नालियां बनी थी वह ढकी थी ताकि वो साफ सुथरी रह सके, शहर का गंदा पानी निकल सके और बीमारियों से बचा जा सके। तो उस समय के लोग जब ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग आज के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब हमारे पास सारी व्यवस्था है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, नालियां खुली होती हैं, गंदी होती हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए हमें। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था उससे पहले के इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलता। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो पाठ को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं अतीत में दबे पांव।